अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर का दूसरा और आखिरी लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स। तो बेटा क्लासिफिकेशन स्कीम वही रहेगी। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, इसी तरह से प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन प्लांट्स के हवाले से जब से सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्लांट किंगडम है, यानी कि किंगडम प्लांट जिसे हम नाम दे रहे हैं, दिस प्लांट किंगडम इज बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इसका जो पहला ग्रुप है, इसे हम नाम देते हैं प्लांट ग्रुप के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि ये प्लांट्स का वो ग्रुप है और एक जिसमें फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा ग्रुप नाम दिया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसे आपने जब जहन में रखना है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स होंगे जिनके प्लांट्स में रूट्स होती होंगी, स्टेम होती होंगी, लीव्स भी मौजूद होते होंगे, लेकिन ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें हमें जो मेन ग्रुप मिलता है, उन ग्रुप को नाम दिया जाता है फर्न्स का। तो मैं यहाँ पर टर्म लिख रहा हूँ फर्न्स की। ये जो फर्न्स ग्रुप है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक जो है वो ग्रुप कंसीडर किया जाता है। दूसरा जो ग्रुप है, इन्हें नाम दिया जाता है मॉसिस का। तो ये आपने दो नाम बस याद रखने हैं, फर्न्स और मॉसिस। ये दो ग्रुप हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट से बिलोंग करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को नाम दिया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और आमतौर पर ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो कि अपने प्लांट्स में रूट्स को कैरी करते हैं। यानी कि इनके प्लांट्स में हमें रूट्स मिलती हैं। रूट्स के अलावा इन प्लांट्स में हमें लीव्स मिलते हैं। लीव्स के अलावा इन प्लांट्स में हमें स्टेम नजर आती है। और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट नजर आता है स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म, इसे नाम दिया जाता है फ्लावर्स का। तो इनमें ये फ्लावर्स हमें मिल जाएंगे। इस तरह के जो प्लांट्स हैं बेटा, इन्हें हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक ग्रुप कहलाता है जिसको नाम दिया जाता है जेमनोस्पर्म्स का। जेमनोस्पर्म्स यानी कि ये वो प्लांट हैं जिनमें बुनियादी तौर पर फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं। यानी कि हम इन प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वो प्लांट हैं जो कि फ्लावर्स कैरी करते हैं। दीज फ्लावर्स डज नॉट कैरी फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि इस तरह के फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड तो बनते हैं, लेकिन सीड जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये जेनोस्पर्म का जो प्लांट है, इसमें हमें एग्जाम्पल बेटा याद रखनी होंगी। इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे कॉमन जो एग्जाम्पल है हमारी, वो इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। देखे जो कि हमारे आते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वाले पूरा का पूरा ग्रुप जो आता है प्लांट्स का। ठीक है जी। तो ये आमतौर पर इसे हम कॉनिफेरस प्लांट भी नाम देते हैं। तो ड्राई फ्रूट वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है, पाइन्स जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, ये पाइन्स इस ग्रुप की जो है वो कॉमन एग्जाम्पल में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा ग्रुप जो इसका सबसे बड़ा ग्रुप है, इन्हें नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, या इन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, ये प्लांट का वो ग्रुप है जो कि अपने फ्लावर की रिप्रोडक्शन के बाद फ्रूट्स भी डेवलप करता है और इनमें सीड्स भी मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये शो कर देता हूँ इसको, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर आफ्टर, यानी कि इन दिस प्लांट फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन develops right develop fruits that have seeds in them।
अगर हम इन दोनों ग्रुप को बहुत ही सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब कर दें तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रूटलेस प्लांट हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फ्रूटियस प्लांट होते हैं। इन्हीं फ्रूटियस प्लांट को, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इन्हें हम दो फर्दर ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। एक ग्रुप इनमें कहलाता है मोनोकॉट का, मोनोकॉटिलिडन पूरा नाम है मोनोकॉटिलिडन। और दूसरा ग्रुप है इनका, इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, इन्हें नाम देते हैं डायकॉटिलीजन प्लांट का। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा नाम लिख रहा हूँ, मोनोकॉटिलीजन और डायकॉटिलीजन। मोनोकॉटिलीजन जो है ये मोनोकॉट, और डायकॉटिलीजन डायकॉट प्लांट आमतौर पर हमें जो है वो अपने पास पेपर में नजर आते हैं। मोनोकॉट की जो कॉमन एग्जाम्पल है वो राइस प्लांट है, ठीक है। इसी तरह से जो मेज प्लांट है ये मोनोकॉट की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। डायकॉट हमारा जो कॉमन है वो ग्राम है, यानी कि चना जो है वो डायकॉट है। इसके अलावा जो पीज हैं, ये पीज डायकॉट की एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो बहुत कॉमन कैस्टर ऑयल आता है। ये कैस्टर ऑयल जो सीड होते हैं ये डायकॉट के हैं। फिर जो भी फ्रूट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रूट हो, एप्पल है, फ्रूट है, या ऑरेंजेस हैं, या लेमन है, या मैंगोज हैं, ये सारे डायकॉट प्लांट से अपना जो है वो रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो ये हमारी बेटा क्लासिफिकेशन थी जिसको हम प्लांट क्लासिफिकेशन के साथ एसोसिएट जो है वो कर देते हैं। अब हमारे पास जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ये आपने इस तरह से याद रखना है। मैंने वर्कशीट भेजी है इसकी, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कीजिएगा और उसका पीडीएफ बना के मुझे भेजिएगा। तो मैं आपको आपके जो आंसर्स होंगे उस पर कोई भी कमेंट होगा वो कर दूंगा, रॉन्ग होगा तो करेक्ट कर दूंगा, ताकि आप उसके हवाले से आप अपनी जो है वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। इसके अलावा जो 5 किंगडम सिस्टम में दूसरे सिस्टम इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें थर्ड हमारा किंगडम जो इंक्लूड होगा यहाँ पर, उस थर्ड किंगडम को नाम दिया जाता है किंगडम फंगाई का। ठीक है जी, जो थर्ड ग्रुप है इसको नाम देते हैं किंगडम फंगाई। फंजाई भी पढ़ते हैं इसको, जो किंगडम फंगाई भी कहलाती है। आमतौर पर ये किंगडम जो है वो एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर नॉन क्लोरोफिलस, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। हेट्रोट्रॉफिक, जैसे प्लांट्स एनिमल्स की तरह ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपना फूड जो है वो सिंथेसिस नहीं कर सकती। इसके अलावा हमें इसके हवाले से बात लिखना है यूकैरियोटिक, यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और अब इनमें डिफरेंशिएशन आती है, ऑर्गेनिजम्स हैविंग हैविंग सेल वॉल। अगर सेल वॉल ना लिखूं तो ये पूरी डेफिनेशन एक एनिमल की हो जाती है। तो ग्रुप ऑफ दी मल्टी सेलुलर नॉन क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये हो गए एनिमल्स। और अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बाद ये बताते हैं कि इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, तो फिर ये हो गया कि ये एक किंगडम है जिसका नाम है किंगडम फंगाई या किंगडम फंजाई का। अब इसमें एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है जो मल्टी सेलुलर के साथ आती है, और वो आती है यीस्ट की। यानी कि यीस्ट का जो ग्रुप है ये यूनिसेलुलर फंगस के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अलावा जितने भी फंगाई हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर आपने याद रखना है कि जो फंगाई है इनकी जो बॉडी है, फंगस की जो बॉडी या फंगाई बॉडी है, उसको नाम दिया जाता है एक खास, और वो नाम है माइसीलियम। तो जो माइसीलियम टर्म इस्तेमाल होगी ये कंसीडर की जाएगी फंगस बॉडी की। और फंगस बॉडी में जो इटसेल्फ माइसीलियम है, ये माइसीलियम इटसेल्फ जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है। ये माइसीलियम एक ग्रुप है ऑफ हाइफी का। अब ये जो वर्ड मैंने हाइफी लिखा है ना, ये हाइफी फंगल का सेल कहलाता है। तो ये अपने ख्याल रखना है। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि एक फंगल सेल एक नॉर्मल प्लांट सेल की तरह अपेरेंटली हमें नजर आता है, एक लंबा थ्रेड जैसा है। इस सेल के अंदर इस तरह के पार्टीशंस होते हैं, और इन पार्टीशन को हम शो करते हैं कि ये एक कंप्लीट सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस है,
इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है इसको नाम देते हैं कि ये एक हाइफी है। और ये जो हाइफी है ये फंगल सेल को मेंशन करती है। ख्याल रखिएगा बेटा कि इसमें एक आउटर वॉल है जिसको नाम देते हैं इसकी सेल वॉल। और केमिकली दिस सेल वॉल इज मेड बाय अ सब्सटेंस जिसे हम चिटिन का नाम देते हैं। तो CHITIN चिटिन ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि फंगस वॉल की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा बेटा इसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल साइटोप्लाज्म है, या सिंपल इसको साइटोप्लाज्म लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इट हैज गॉट साइटोप्लाज्म इन इट। तो ये इसका साइटोप्लाज्म है। दिस साइटोप्लाज्म हैज ऑल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो कि एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। और इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस भी इसका अपना है। और ये न्यूक्लियस भी एनिमल सेल प्लांट सेल की तरह एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है। सिंस इट हैज गॉट न्यूक्लियस इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक यूकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन कर रहा होता है। अब ये जो हाइफी है, ये हाइफी अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो तो ये इस तरह का एक थ्रेडेड मैश बनाती है। और ये जो थ्रेडिश मैश में बना रहा हूँ इस तरह का, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक माइसीलियम है। और यही माइसीलियम आगे चलकर दो तीन जो है वो स्ट्रक्चर में डेवलप होगा। अब मैं यहाँ पर आपको माइसीलियम की ग्रोथ शो कर रहा हूँ। और ये ग्रोथ जो आप माइसीलियम की देख रहे हैं ये तीन डिफरेंट डायरेक्शन में हमें नजर आ रही हैं। तो इसमें ये तीन तरह के माइसीलियम हैं। एक माइसीलियम वो जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे हैं, इनको नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। एक माइसीलियम जो कि वर्टिकल ग्रो कर रहे हैं, ये नंबर 2 है। एक माइसीलियम जो कि नीचे जो है वो डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं, ये माइसीलियम नंबर 3 है। ये जो नंबर 1 वाला माइसीलियम है इसको कहा जाता है स्टोलन। इसका नाम है स्टोलन। ये नंबर 3 वाला जो है इसका नाम है राइजोइड्स। इस माइसीलियम का नाम है राइजोइड्स। और नंबर 2 वाला जो माइसीलियम है इसको नाम देते हैं इसको रेंजियो 4। ये तीनों ही माइसीलियम है, याद रखिएगा। और ये माइसीलियम हाइफी से मिलकर बने हैं। अब ये जो स्पोरेंजियो 4 है, इस स्पोरेंजियो 4 के ऊपर इस तरह का एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक डस्टी पार्टिकल्स हैं सब में। ठीक है। और ये जो है हमारे डस्टी पार्टिकल्स, इनको कहते हैं कि ये इसके अंदर मौजूद हैं स्पोर्स। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि राइजोइड्स का जो काम है वो रूट जैसा है। यानी कि ये रूट की तरह न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती होगी किसी ऐसे मटेरियल से जहां पर ये फंगस ग्रो करती है। स्टोलन जो है बेटा ये एक सपोर्टिव हाइफ एक माइसीलियम है। यानी कि इसने अपने लोअर साइड से राइजोइड्स डेवलप करने हैं, ऊपर वाली साइड से स्पोरेंजियो 4 डेवलप करने हैं। और जो स्पोरेंजियो 4 है ये इसका रिप्रोडक्टिव माइसीलियम कहलाता है। यानी कि इस स्पोरेंजियो 4 पर जो स्ट्रक्चर है ये अपने साथ कैरी करता है स्पोर्स को। और ये स्पोर्स जो हैं ये इनकी एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते होंगे। तो ये आपने याद रखनी है बेटा। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। यानी कि हाई जो हमारा जो फंगस है इसके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल तो ये आ गई यीस्ट की। यीस्ट एक एग्जाम्पल है फंगस की। दूसरा आपको याद रखना है कि बहुत ही कॉमन फंगस है जिसको नाम दिया जाता है मशरूम का। ये जो मशरूम है ये मशरूम एक बहुत कॉमन फंगस है जो कि एडेबल फंगस कहलाती है। स्ट्रक्चर इसका मैं एक रफली सा बना देता हूँ इसका। जमीन के साथ इस तरह से अटैच होगी और इसके ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से स्प्रेडेड होता है। ये फंगस की जो एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम जो कि खाई जाती है, एडेबल है। और तीसरी जो मैंने ऊपर बनाई है ये वाली, इसको हम नाम देते हैं ब्रेड मोल्ड का। तो ये है ब्रेड मोल्ड, MOLD फंगस को ही कहते हैं। और इसका अपना एक नाम है साइंटिफिक जिसका नाम है राइजोपस। ठीक है जी। तो ये साइंटिफिक नेम इसका कहलाता है राइजोपस। ये राइजोपस ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर, नाम आपसे नहीं पूछेगा किसी का भी, बस आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर याद रखनी है। जो याद हो उसको याद रख लीजिएगा बेटा। यीस्ट है, मशरूम है, हाइफी याद रखिएगा कलेक्शन ऑफ सॉरी एक सिंगल सेल ऑफ दी फंगस को कहते हैं। और ये हाइफी की कलेक्शन को नाम दिया जाता है माइसीलियम का।
राइजोपस एक बहुत कॉमन टाइप का मशरूम है जो कि हमारे ब्रेड पर ग्रो करती है और ब्रेड को खराब करने का काम जो है वो कर सकती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो चौथा हमारा जो ग्रुप है, फोर्थ फाइलम है, इस फाइलम को नाम देते हैं प्रोक्टो प्रोक्टोपिस्ट। तो ये फाइलम है, सॉरी, ये एक किंगडम है प्रोक्टोटिस नंबर 4। और ये प्रोक्टोटिस एक ग्रुप है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक organisms. So kingdom Proctotis contains all the unicellular all the unicellular eukaryotic organisms का। अब इसमें ज्यादातर आपने बातें याद नहीं रखनी, इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो आपने याद रखनी है। और वो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम की। ये आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में आगे चल के, आगे चलती का मतलब है कि ये इकोलॉजी में कहीं आएगा, वहां पढ़ाता हूँ। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया को कॉज करने वाला एक पैरासाइट है। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शेल्टर लेता है फॉर दी गेटिंग ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो मैं यहाँ पर ये पैरासाइट की एक डेफिनेशन लिख देता हूँ सो दैट आपको ये थोड़ा सा याद रहे। सो दिस पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म is an organism that lives that lives within the body or cell of an other organism। ठीक है, for food and shelter। तो ये जो पैरासाइट है ना, ये किसी दूसरी बॉडी में, ये जो दूसरी बॉडी है ये हम कहते हैं होस्ट बॉडी है, इसके सेल में या इसके बॉडी सिस्टम में रहेगा, तो वहां से ये अपने लिए शेल्टर भी लेगा और अपने लिए फूड भी लेता रहेगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाला पैरासाइट है ये ह्यूमन के लिवर में या ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में रहता है और यहाँ से ये अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। इस पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में लाने वाला जो मॉस्किटो है, एनाफिलीज मॉस्किटो, ये भी पैरासाइट है और ये ह्यूमन बॉडी में रहता नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी से ब्लड मील के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये आपने बेटा प्रोटेक्स जो प्रोक्टोटिस्ट है इसका जो है वो आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस याद रखना है। एग्जाम्पल में एक दो लिख देता हूँ फॉर द सेक कि आपको इसके हवाले से कुछ बात याद रहे। कोई भी यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल वाला और उस यूनिसेल्यूलर के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद हो, यानी कि वो यूकैरियोटिक है, तो हमने आंखें बंद करके बता देना है कि ये एक प्रोक्टोटिस एनिमल या प्रोक्टोटिस ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था बताता हूं, तो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल हमें मिलती है इस जो है वो ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम है अमेबा, या एक आपको दिखाएगा क्लैमिडोमोनास। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आपको नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। क्लैमोडोमोनास नाम याद रखना बेटा जरूरी नहीं है, कैसा सवाल आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर आपके सामने दिखाएगा एक ऑर्गेनिज्म, शायद ये ऑर्गेनिज्म में बना रहा हूँ आपके सामने, आप देखें ये एक ऑर्गेनिज्म इस तरह का है। ठीक है, अब ये कुछ एप्पल जैसा लग रहा है और इसके अंदर में आपके सामने कुछ जो है वो और चीजें ऐड करता हूँ कि ये इसका जो है वो साइटोप्लाज्मिक रीजन है इस तरह का। ठीक है जी, बाहर इसकी व्हाइट वाली सेल वॉल है, ये रेड वाली इसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये पूरा का पूरा एरिया इसमें भरा हुआ है, इस तरह का साइटोप्लाज्मिक रीजन है। और यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस भी आ गया। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका ताल्लुक किस किंगडम से है, तो आपने सिंपल से बता देना है कि ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, तो ये एक किंगडम प्रोक्टोटिस से बिलोंग करता है। एक और ऑर्गेनिज्म आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इस ऑर्गेनिज्म में ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब ये भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम भी बता देगा आपको, तो इट इज एन यूनिसेल्यूलर which is a unicellular organism called, अब इसका नाम भी बता रहा हूँ, एग्जामिनर भी बताएगा, AMOEBA, एमेबा।
तो फ्रॉम विच किंगडम इट बिलोंग्स, तो आपने बस ये बता देना है कि क्योंकि ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक किंगडम जिसका नाम है प्रोक्टोटिस्ट इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा, आखिरी ग्रुप है किंगडम का, इसका नाम है किंगडम नंबर 5, इसको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। ये किंगडम सर नंबर है जी, बेटा बोलिए। सर कहिए। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में एक डेवलप न्यूक्लियस हो। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, यूकैरियोटिक, इट मींस अ सेल हैविंग अ सेल हैविंग न्यूक्लियस। अगर किसी सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, जैसे इस सेल में ये न्यूक्लियस है जहां मैंने एन लिखा है, इस सेल में एक न्यूक्लियस है जिसको मैं एन से शो कर रहा हूं, तो इस सेल को हम कहेंगे कि ये एक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। क्लियर है बेटा बात? अब इसके अगेंस्ट जो जी प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इसको हम कहते हैं कि ये एक, यानी कि ग्रुप है, किंगडम है पूरा का पूरा, ग्रुप ऑफ यूनिसेल्यूलर। अब देखिए मैंने यहाँ वर्ड अगेन इस्तेमाल किया है यूनिसेल्यूलर, सारे सिंगल सेल्ड होंगे, और लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हु डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस इन देयर सेल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करता हो और उसके सेल में न्यूक्लियस भी ना हो, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, और इस किंगडम को नाम देंगे प्रोकैरियोट्स। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स इट इज द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप यानी कि प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता होगा, प्रोकैरियोटिक लिख रहा हूं, प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करता होगा, उसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस एब्सेंट है। मैं अपनी बात की वजाहत कर देता हूं बेटा। न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, या डीएनए नहीं है, या जेनेटिक मटेरियल नहीं है। न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब है कि एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है। लाइक बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया के ग्रुप की, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं। अब एक बैक्टीरिया का मैं यहाँ पर एक आपके सामने स्केच बना देता हूँ। ये बैक्टीरिया मैंने ड्रॉ कर दिया है बेटा, ये बैक्टीरिया की ये डबल लाइन शो कर रही है इसकी सेल वॉल को। ठीक है बच्चे? फिर इसके अंदर अंदर जाते हैं तो अंदर हमें इस तरह का एक सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा, तो ये इसका डीएनए है। ख्याल रखिएगा कि ये डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, न्यूक्लियस नहीं है। और फिर इसमें हमें एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नजर आएगा, एक और सर्कुलर रिंग नजर आती है। और इस सर्कुलर रिंग में एक खास बात यह है कि इसके अंदर एक छोटा सा एक पैच भी होगा इस तरह का। इसको हम नाम देते हैं, ये रिंग हाथों की रिंग जैसी जो लग रही है, इसको नाम देते हैं प्लाज्मिड का। ठीक है? इस प्लाज्मिड की जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कि ये बैक्टीरियम है। अब आपके सामने है बेटा कि इसमें ये सेल वॉल लगी हुई है। ठीक है? फॉर द सेक ऑफ दी रिमेम्बरेंस आप दूसरी मेम्ब्रेन को कह दें या दूसरी लाइन को कह दें कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर आपने ध्यान में रखनी है बेटा कि ये इसका लिक्विड पार्ट है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अलावा इसके अंदर जो मौजूद है चीजें वो आपके सामने लगी हुई हैं कि या तो इसमें सॉरी, एक तो इसमें मौजूद है प्लाज्मिड, और दूसरा जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये इसका एक डीएनए है। याद रखिएगा ये डीएनए एक सर्कुलर डीएनए है, एक ही डीएनए है, और वो कहलाता है सर्कुलर, यानी कि ये एक रूप लूप जैसा नहीं है, थ्रेड जैसा नहीं है, बल्कि एक सर्कल फॉर्म के अंदर अपनी अपीयरेंस को शो करेगा। इनक्लोज्ड है, बंद है, क्रोमोसोम भी नहीं होते बैक्टीरिया के अंदर। तो कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो वो इस तरह का नजर आएगा। अब आखिरी बात इससे रिलेटेड है कि अगर किसी बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब आखिरी बात इससे रिलेटेड है कि अगर किसी बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है।
तो वो एक या एक से ज्यादा इस तरह के हेयरी या थ्रेडेड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इनको नाम देते हैं फ्लैजीलम। तो ये बेटा एक फ्लैजीलम है। यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? अब थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर चलता हूँ, और वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंसेज में पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 4 में सवाल आ जाता है कि आपसे एग्जामिनर मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करवाएगा साइजेस के हवाले से, या फिर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है किसी भी स्ट्रक्चर का एक्चुअल एक्चुअल साइज। तो आपने एक्चुअल साइज या मैग्निफिकेशन किस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेटर, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन ओरिजिनल साइज, ठीक है, ओरिजिनल साइज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई ओरिजिनल साइज होगा। अब हमें जब एग्जामिनर उसे एक फोटोग्राफ के तौर पर दिखाएगा ना, तो वो बड़ा होगा उससे, या सम टाइम वो छोटा भी हो सकता है उससे। अगर वो बड़ा है अपने ओरिजिनल साइज से, तो हमें एग्जामिनर कहेगा कि इसका ओरिजिनल साइज बताएं कितना है। और अगर वो छोटा है अपने ओरिजिनल साइज से, तो एग्जामिनर कहेगा कि हमें उसकी मैग्निफिकेशन बता दें कितनी है। तो हमें जब मैग्निफिकेशन बतानी होगी, तो हम सिंपली ये बताने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को कि वो अपने ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा है, ठीक है। अभी आपके सामने ये बैक्टीरियम मैंने ऊपर बनाया है, इसकी तरह मैग्निफिकेशन वाली एक्टिविटी को समझिएगा। मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ मैंने एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करता हूँ मैं दूसरे कलर से, ताकि नजर आ सके सही तरह से। तो मैं आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल बेटा ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये बैक्टीरियल सेल यहाँ पर मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, इस तरह से। नजर आ रहा है बेटा? ये बैक्टीरियल सेल है। अब अंदर हमें कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि वो काम भी नहीं है हमें देखने का। नीचे यहाँ पर इसने लिखा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके, सॉरी, नीचे इसने जो है वो लिखा है यहाँ पर, नीचे इसने आपको दी है एक इस तरह से लाइन, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसने एक लाइन दे दी, और इस लाइन के साथ इसने पॉइंट लिखा एक्स और एक पॉइंट लिखा वाई, और नीचे इसने लिखा है 0.5 यूएम। यूएम स्टैंड फॉर माइक्रोन मीटर। एग्जामिनर ने आपको कहा कि ये एक फिगर है, और फिगर का कोई भी नंबर हो सकता है। उसने कहा कि दिस इज अ बैक्टीरियम। मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है। और आगे आपको कह रहा है कि इट्स एक्चुअल साइज इज एक्चुअल साइज इज 0.3 माइक्रोन मीटर। अब आपसे कहता है कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट इट्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब आपने इसकी मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है। फिर आगे ये लिखता है शो योर वर्किंग, शो योर वर्किंग। अब ये जो है पेपर 2 या पेपर 4 का क्वेश्चन बन गया है बेटा, याद रखिएगा। और इसके लिए एग्जामिनर ने आपको 1 मार्क नहीं देना, एक से ज्यादा मार्क्स देने। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एग्जामिनर ने आपको 3 मार्क्स दिए हैं, तो इसमें से 1 मार्क आपका होगा इसकी जो प्रॉपर मैग्निफिकेशन बता रहे हैं उसका, 1 मार्क होगा आपकी इसकी प्रॉपर वर्किंग का, और 1 मार्क होगा फॉर्मूला लिखने का। तो 3 मार्क्स हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, मुझे मैग्निफिकेशन बतानी है, तो मैं लिखता हूँ एम इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ठीक है। एम का मतलब है मैग्निफिकेशन, आई का मतलब है इमेज साइज, जो कि आपको फोटोग्राफ में नजर आ रही है, और ए का मतलब है उसका एक्चुअल। मैंने सारी बातें लिख दी हैं, ध्यान से जरा गौर से समझिएगा। ये इमेज एक्चुअल मैग्निफिकेशन आपने नहीं लिखना, आपने इसको सॉल्व करने से पहले इस फॉर्मूले को लिख देना है, इस पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर वैल्यू पुट करने के लिए आपने क्या करना है, इस एम इक्वल लगाना है, इमेज साइज कहाँ है, ये जो आपको एक्स और वाई बताया जा रहा है, इस एक्स और वाई को आप अपनी कॉपी पर, अपने एग्जाम कॉपी पर आपने स्केल से मेजर करना है।
स्केल से मेजर करने के लिए आपको अपने स्केल की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में स्केल लेकर जरूर जाइएगा, वरना किसी से बोरो करने के लिए आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, और हो सकता है कि आपको एग्जामिनर अलाउ भी ना करे कि आप बोरो करें। मैं इसको मेजर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, जितना मेरा बड़ा मैंने बनाया के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर मेजर करता हूँ इसको, और मुझे जो नजर आ रहा है अपनी आंखों से, जो जो इतनी अच्छी नहीं है दिखने के लिए चीजों को, ये मुझे नजर आ रही है बेटा कि इसका जो साइज है वो 2.3 सेंटीमीटर है। कितना साइज नजर आ रहा है मुझे बेटा? ये 2.3 सेंटीमीटर। तो मैं इसे 23 मिलीमीटर के तौर पर लिख रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर। तो मैंने इसे मेजर किया था 2.3 cm से। इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए मिलीमीटर में, तो ये हो गया 23 मिलीमीटर। अब जब कभी भी बैक्टीरिया की साइज या सेल की साइज पूछी जाएगी ना, तो आपने उसका आंसर माइक्रोन मीटर में देना होता है। तो 23 मिलीमीटर को मैं फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए माइक्रोन मीटर में। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया है, ये आ गया है 23,000 माइक्रोन मीटर। ये स्टेप बेटा दोबारा से आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा अगर इशू हो तो। मैं अब वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। वैल्यू है बेटा हमारे पास 23। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले भले ना। अभी 23 डिवाइड करूंगा मैं इस वैल्यू से जो यहाँ नीचे लिखी हुई है, इसकी एक्चुअल साइज 0 मैंने यहाँ 3 लिख दिया था, हाँ 3 है, तो यहाँ पर आंसर है, सॉरी ये है 0.3 से। तो दिस इज 0.3 माइक्रोन मीटर, यहाँ भी मेंशन किया है। कैलकुलेटर बच्चे आप लोगों को अलाउ होता है, आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा बगैर डरे, बगैर किसी उसके हुज्जत के। मैंने यहाँ पर 23,000 लिखा है। 23,000 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 0.3 से, और जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 76.66। ठीक है बेटा। अब ये जो 76.66 है, ये पॉइंट में आंसर है, तो इसको राउंड कर देते हैं। राउंड कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई 77, यानी कि थोड़ी सी मैं दोबारा से, शायद नंबरिंग में कोई इशू है, डी डी में इसको कैलकुलेट करता हूँ। शायद कोई बच्चा बीच में आ रहा था तो मैंने इसे इन किया था। कैलकुलेटर बेटा दोबारा ऑन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 23,000 डिवाइडेड बाय 0.3। आंसर जो आया मेरा वो आया है 76,666। तो दैट इज द आंसर, 76,666। तो हेयर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 76,666। अब इसको हम लिखेंगे कि ये आंसर है इसका मैग्निफिकेशन का। तो मल्टीप्लाई 76,666, ये है इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। एग्जामिनर ने जैसे यहाँ पर 3 मार्क्स दिए हुए थे, जगह थोड़ी सी कम थी, मैंने कम जगह छोड़ी थी, तो यहाँ एग्जामिनर ने जहाँ आपको आंसर एलोकेट किया होगा ना, ये 3 मार्क का आंसर था, तो यहाँ इसने इस तरह से एक लाइन छोड़ी होगी, और इसने लिखा होगा इधर मल्टीप्लाई, और इधर लिखा हुआ होगा माइक्रो। इधर लिखा होगा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैग्निफिकेशन है। तो आप इधर आंसर में लिख देंगे मल्टीप्लाई 76,666। ये इसकी बेटा आंसर या मैग्निफिकेशन बन गई है। ठीक है। अब आपको एग्जामिनर खुद कहता है कि एक्चुअल साइज बताएं, एक्चुअल साइज बताएं, तो वो आपको एग्जामिनर इस तरह से दिखाएगा। एक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, कोई भी एक सेल दिखाया, और उस सेल के नीचे उसने लिखा है 25,000। इसके नीचे इसने मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये इसकी कहलाती है 25,000 मैग्निफिकेशन। अब आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया पेपर 1 में कि द साइज ऑफ दिस सेल इज, अब देखिए नंबर आपको साइज बता रहा है 50 माइक्रोन मीटर। ठीक है। अब आपसे कहता है कैलकुलेट कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सेल। इस सेल की आपने मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करके बता देना है। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन आपको मालूम करनी है,
तो यहाँ आपने, एक मिनट रुकिएगा, आप इसकी सॉरी एक्चुअल साइज मालूम करके बताएंगे, क्योंकि इसने मैग्नीफाइड तो बता दिया है आपको कि 25,000 ये मैग्नीफाइड है। कैलकुलेट एक्चुअल साइज ऑफ दिस सेल। अब एक्चुअल साइज के लिए आपने वो फॉर्मूला जो है वो दोबारा लिखना है, ए इक्वल्स टू आई अपॉन एम, यानी कि इमेज साइज को मैग्निफिकेशन से आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल साइज पता चल जाएगा। इमेज साइज इसने आपको बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है, सॉरी, दिस द साइज ऑफ दिस सेल इज 50 माइक्रोमीटर, तो आपको एक्चुअल साइज बताया हुआ है 15 माइक्रोमीटर। देखिए कहीं में से मिस्टेक हो रही है। जी बेटा सही है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक्चुअल साइज हमें मालूम करना है। यहाँ आपने इसने बताया आपको कि 20, मैंने कहीं नंबरिंग में मिस्टेक कर दी है, टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा बेटा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, जल्दी जल्दी में शायद जो है वो नंबरिंग में कहीं मिस्टेक हो रही है मुझसे। तो ये आपके पास बेटा एक सेल है, सेल की मैग्निफिकेशन बता दी है इसमें 25,000, और आपको ये बता रहा है कि इसका यहां से लेकर अब मैं लिख रहा हूं, द साइज ऑफ दिस सेल इज 27 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप करें कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्चुअल साइज ऑफ दिस सेल, एक्चुअल साइज ऑफ दिस सेल। अब इस सेल का एक्चुअल साइज आपने मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू आई अपॉन एम। इमेज साइज आपके सामने यहाँ लिखा है इसने 27 मिलीमीटर, और मैग्निफिकेशन इसने बताई है 25,000। ठीक है, अब ख्याल रखिएगा ये मिलीमीटर सुटेबल यूनिट नहीं है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे बेटा माइक्रोन मीटर में। तो 27 मिलीमीटर को जब माइक्रोन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाय 25,000। ठीक है, तो हमें एक्चुअल साइज मालूम करने के लिए इमेज साइज जो कि माइक्रोन मीटर में 27,000 है, उसे मैग्निफिकेशन 25,000 से डिवाइड कर रहे हैं। कैलकुलेटर को बेटा आप यूज कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं, और कैलकुलेटर में मैंने वैल्यू फिट की है 27,000 डिवाइडेड बाय 25,000। तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है 1.08 माइक्रोन मीटर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्चुअल साइज इज इक्वल टू 1.08 माइक्रोन मीटर। अब अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में कहा हो कि इसे आप होल नंबर में दें, सिग्निफिकेंट फिगर ना लगाएं, तो फिर आप इसको इक्वल कर देंगे 1 माइक्रोन मीटर में, यानी कि इस सेल का जो ओरिजिनल साइज है वो 1 माइक्रोन मीटर है। अब बेटा ख्याल रखिएगा जब भी ओरिजिनल साइज पूछे ना तो आपने ओरिजिनल साइज में यूनिट जरूर लिखनी है, और यूनिट हमेशा सेल की आप माइक्रोन मीटर में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें, 30-40 सेकंड का टाइम दे गया है, तो हम आपकी कोई भी बात हो मैं उसको जवाब दे देता हूँ शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर।